दोस्तों, हम जानते हैं कि धरती में इंसान सबसे बुद्धिमान जीव है और अब तक इंसानों ने धरती पे बहुत डेवलपमेंट किया और अब हमारे लिए स्पेस में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम स्पेस के सारे रहस्यों को जानने के लिए हमारा आज का टेक्नोलॉजी काफ़ी है? स्पेस के ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो आज तक हम सुलझा नहीं पाए। तो आज हम मेरे इस वीडियो पे इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ स्पेस। चलिए सबसे पहले अर्थ से शुरू करते हैं। अर्थ में लाइफ का शुरुआत कैसा हुआ? साइंटिस्ट का तो यह मानना है कि अर्थ पे पहले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया, जैसे कि बैक्टीरियास। उससे एवोल्यूशन होके एनिमल्स, ह्यूमंस जैसे ऑर्गेनिजम्स बने। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि बाहर से जो उल्कापिंड आके अर्थ पे गिरते थे, उससे लाइफ का शुरुआत हुआ। और कुछ का मानना है कि दूसरे प्लेनेट पे कोई चीज़ जाके टकराता है और उससे जो टुकड़े बिखर के आते हैं वो आके अर्थ पे गिरे उससे। लेकिन कोई ये श्योर नहीं है कि एक्चुअली में कैसे लाइफ शुरू हुआ था अर्थ पे। सो ये अभी अनसॉल्व्ड है। नंबर 2, डार्क मैटर्स। नॉर्मली हम सारे सेलेस्टियल बॉडीज को हमारे आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स जैसे चीज़ें। ये सब सेलेस्टियल बॉडीज स्पेस के सिर्फ 5% ही है। लेकिन ये डार्क मैटर्स है क्या? आप शायद इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चीज़ होते कैसे होंगे। एक्चुअली में 25% ऑफ स्पेस डार्क मैटर्स ही है। मतलब कि स्पेस के 25% ही डार्क मैटर से भरे हैं। और पहले मैंने आपको कहा कि 5% बाकी के सेलेस्टियल बॉडीज जो हम आंखों से देख सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे बॉडीज जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे कैसे? लेकिन अब शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर हम वो देख नहीं सकते तो हमें पता कैसे चला कि डार्क मैटर जैसे चीज़ होते भी है। अब जैसे कि आपको पता है, कोई भी चीज़ हो उसका ग्रेविटी ज़रूर होता है, तो हमें ग्रेविटी की मदद से ही पता चला है। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि डार्क मैटर चीज़ होते हैं या नहीं। चलिए मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक मकड़ी का जाला है बहुत बड़ा, जैसे कि कार्टून्स में होता है। अगर आप कोई चीज़ फेंकने की कोशिश करोगे उस मकड़ी के जाले की तरफ, तो अचानक से जाके वो उस मकड़ी के जाले में वो फंस जाएगा, सामने नहीं जाएगा, या फिर मतलब कि वो अटक जाएगा वहाँ पे। स्पेस में भी ऐसा कुछ होता है, जिससे साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये डार्क मैटर हो सकते हैं, जो हम अपने आंखों से तो नहीं देख सकते। लेकिन डार्क मैटर के वजह से वो चीज़ें, मतलब कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जो मूव कर रहे थे अपने ऑर्बिट में या फिर अपने पाथ में, वो अचानक से जाके अटक जाते हैं या फिर वो अचानक से जाके अपना पाथ बदल देते हैं। लेकिन ये भी अनसॉल्व्ड है आज तक। नंबर 3, अच्छा मैंने पहले आपको कहा था कि 5% सेलेस्टियल बॉडीज को हम देख सकते हैं, 25% को हम देख नहीं सकते, जो कि डार्क मैटर से। लेकिन बाकी के 70% क्या है? एक्चुअली में बाकी के 70% डार्क एनर्जी है। हमें यह पता है कि यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है, मतलब स्प्रेड होता जा रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक स्पीड कुछ होगा जिससे, मतलब जिसके अकॉर्डिंग वो स्पेस स्प्रेड हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि इतने टाइम में वो यूनिवर्स इतना स्प्रेड होगा, इतना फैलेगा, या फिर इतने स्पीड में इतना फैलेगा। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रहा है, और उनका ये मानना है कि यह सिर्फ डार्क एनर्जी की वजह से ही हो रहा है, जिसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास अच्छे से नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि कुछ क्वांटम पार्टिकल्स के कोलिशन की वजह से वो डार्क एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन कोई इस बारे में श्योर नहीं है। सो ये भी अनसॉल्व्ड ही है। नंबर 4, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इस चीज़ को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, लेकिन उनके पास भी इसका करेक्ट या फिर कह लो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास। लेकिन उनके मुताबिक क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमिनन है जो दो पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता है। वो पार्टिकल्स चाहे कितने भी दूर हो एक दूसरे से, वो चाहे यूनिवर्स में किसी भी कोने में हो, एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये कैसे क्यों कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर 5, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका उल्टा भी कुछ होता है? जैसे कि दिन है तो रात, अंधेरा है तो लाइट है। वैसे ही हर एक चीज़ हमें पता है कि वो मैटर से बना है। उसी तरह मैटर का उल्टा मतलब
मैटर के ऑपोजिट एंटी मैटर्स भी मौजूद है इस ब्रह्मांड में। अब एंटी मैटर है क्या? अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर में भी एटॉम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एंटी मैटर्स भी मैटर्स की तरह ही है। एंटी मैटर्स में एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जगह पॉजिट्रॉन होता है। लेकिन अगर मैटर और एंटी मैटर आपस में मिले तो उससे होगा धमाका। लेकिन साइंटिस्ट का यह मानना है कि बिग बैंग के टाइम मैटर और एंटी मैटर दोनों इक्वल क्वांटिटी में बिखरे थे, तो हम हमारे आसपास एंटी मैटर्स को क्यों नहीं देख पाते? मतलब साइंटिस्टों को एंटी मैटर्स क्यों नहीं मिलता? जैसे कि मैंने कहा कि एंटी मैटर और मैटर आपस में कोलैप्स हुए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि धरती में मैटर और एंटी मैटर कोलैप्स हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अगर हमारा यूनिवर्स मैटर से बना है तो ये भी हो सकता है कि दूसरा कोई यूनिवर्स एंटी मैटर से बना हो। मेरे आज के वीडियो में मैं एंटी मैटर को बस इतना ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर पूरा एक्सप्लेन करने गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा एंटी मैटर के ऊपर। नंबर 6, आप लोगों ने तो ब्लैक होल नाम सुना है और ब्लैक होल के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हो, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट होल नाम सुना है? आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर ब्लैक होल कोई चीज है तो उसका ऑपोजिट व्हाइट होल भी होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ब्लैक होल सब चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक उसी तरह व्हाइट होल पूरा ब्लैक होल का उल्टा है। लेकिन रुकिए, रुको जरा, सब्र करो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस चीज को अलाउ करता ही नहीं, तो फिर मैं आप लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ? 14 जून 2006, ठीक इस दिन को स्विफ्ट सैटेलाइट ने कुछ लाइट ईयर्स दूर गामा रेज जैसे कुछ देखा, कोई एक चीज जो गामा रेज को रिलीज कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन वो सिर्फ 102 सेकंड्स के लिए ही था, और हमारे साइंटिस्ट के हिसाब से वो व्हाइट होल हो सकता है, बट नो वन नोस एक्चुअली वो क्या था। नंबर 7, आप लोगों को तो ये पता ही है कि हमारा ब्रह्मांड 4 फंडामेंटल फोर्सेस से बना है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन फोर्सेस के कैरियर्स को हम बोसोन कहते हैं। लेकिन रुकिए, इस चीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को एक फैब्रिक की तरह एक्सप्लेन किया, मतलब कि एक फैब्रिक के ऊपर हम जितने हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो उससे उतना ज्यादा कर्व होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस के कैरियर को हम बोसोन्स कहते हैं। हमें बाकी तीनों फंडामेंटल फोर्सेस के बोसोन तो मिल गए, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स कैरियर नहीं मिला। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर है फोटोन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का फोर्स कैरियर है ग्लूऑन्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स का फोर्स कैरियर है WZ बोसोन्स। अब जब ये तीनों डिस्कवर हो गए तब साइंटिस्ट को लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कोई फोर्स कैरियर जरूर होना चाहिए, और उन्होंने उस चीज का नाम दे दिया ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स तो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन उसे डिस्कवर करने के लिए हमारे साइंटिस्ट रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जितना छोटा होता जाएगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट उतना ज्यादा कम होता जाएगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आए तो अगला वीडियो एंटी मैटर के ऊपर ही बनाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कहा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।